Hello everyone, welcome to the online portal of chemistry developed by Sri Mahavir International School, Renwal, Jaipur. Myself Rakesh Yadav, your PGT Chemistry. बच्चों, आज का जो हमारा ये पहला ट्यूटोरियल है वो केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पार्ट में जो यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध है उससे संबंधित है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपके फर्दर क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध। केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं बच्चों? जब भी कोई समान या असमान परमाणु एक दूसरे के निकट लाए जाते हैं तो निकट लाए जाने के कारण उनके बीच में एक आकर्षण यदि डेवलप हो और उस आकर्षण के वजह से वो एक मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का यानी यौगिक का जब निर्माण करते हैं तो वो स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उस आकर्षण बल को जिसने उन दो परमाणुओं को परस्पर बांधे हुए है रखा है तो उस आकर्षण को क्या कहा जाता है? रासायनिक बंध कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी दो समान या असमान परमाणुओं को पास में लाएं और लाने से उनके बीच में आकर्षण उत्पन्न होगा तो उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। इस वजह से उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का जो स्थायित्व है वो बढ़ जाएगा। यानी अगर किसी भी कंपाउंड को स्थायित्व में रखना है तो उसकी जो स्थिति ऊर्जा है उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और वो तभी संभव है जब उन दोनों परमाणुओं के बीच में आकर्षण उत्पन्न हो जाए। अगर इसका ठीक उल्टा कर लिया जाए कि अगर दो परमाणुओं के बीच में प्रतिकर्षण है तो उस वजह से उन दोनों परमाणुओं की जो स्थिति ऊर्जा है उसका मान बढ़ जाएगा और बढ़ जाने से वो जो बंध बनेगा वो कैसा होगा? एक दुर्बल प्रकृति का बंध होगा। यानी वो मॉलिक्यूल के रूप में अपना स्थायित्व नहीं बना पाएगा। तो आपने समझ लिया रासायनिक बंध क्या चीज़ है? एक ऐसा आकर्षण बल जो किन्हीं दो समान या असमान परमाणुओं को परस्पर बांधे हुए रखता है, उस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? रासायनिक बंध कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने ये बात समझ ली। अब उसके बाद में आता है कि हमारे पास रासायनिक बंध जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब बात करते हैं रासायनिक बंध के वर्गीकरण की। तो रासायनिक बंध जो है, रासायनिक बंध हम इसको बंध सामर्थ्य यानी ऊर्जा जिसके द्वारा इस बंध को तोड़ा जाए या इसको बनाया जाए तो उस ऊर्जा के आधार पर जब हम स्थायित्व की बात करेंगे तो रासायनिक बंध को हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। पहली वाली जो कैटेगरी होती है उनको कहा जाता है प्रबल रासायनिक बंध और दूसरे वाले को कहा जाता है दुर्बल रासायनिक बंध। ठीक है, प्रबल रासायनिक बंध किसे कहेंगे? ऐसा बंध जिसमें दो परमाणुओं के बीच में जो ऊर्जा लगी हुई है उस ऊर्जा को तोड़ने के लिए 200 से 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी जब रिक्वायर्ड हो उसको तोड़ने के लिए तब उसको क्या कहा जाएगा? प्रबल रासायनिक बंध कहा जाएगा। लेकिन यदि दो परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो केवल 20 से 40 किलो जूल पर मोल ऊर्जा रखता हो यानी आसानी से जिसे तोड़ा जा सकता है तो ऐसे बंध को क्या कहा जाएगा? दुर्बल रासायनिक बंध कहा जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? अब बात करते हैं प्रबल रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रबल रासायनिक बंधों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कितनी कैटेगरी इसकी? 4 कैटेगरी है। उनमें सबसे प्रबल जो बंध आता है उसे कहा जाता है आयनिक बंध। क्या कहेंगे उसे? हम आयनिक बंध कहेंगे। दूसरा वाला जो बंध होता है उसे कहा जाता है सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध इसको कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी को कहा जाता है धात्विक बंध। ठीक है, और चौथी जो कैटेगरी है उसे कहा जाता है उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, उप सहसंयोजक बंध इसे कहा जाता है। अब बात आती है दुर्बल रासायनिक बंध कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो दुर्बल रासायनिक बंधों को हम केवल 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास में हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, और दूसरी जो इसकी कैटेगरी है उसे कहा जाता है वांडर वाल बंध। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि रासायनिक बंधों को हम मुख्यतः 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है वो होते हैं हमारे प्रबल रासायनिक बंध। प्रबल रासायनिक बंध वो होते हैं जिनमें दो परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण है उस आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
यानी कि उसे तोड़ने के लिए हमें 200 से 500 किलो जूल या 400 किलो जूल तक की ऊर्जा रिक्वायर्ड रहेगी। अब आयन जो हमारे पास ये बंध हैं प्रबल रासायनिक बंध, वो फिर कितने प्रकार में बांटे गए हैं, तो हम ध्यान रखेंगे इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे प्रबलतम जो बंध होता है वो आयनिक बंध है, उसके बाद सहसंयोजक बंध आता है, धात्विक बंध आता है और हमारे पास कौन सा आ जाएगा, उपसहसंयोजक बंध आ जाएगा। दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो हो गया दुर्बल रासायनिक बंध, जिन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अस्थायी होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है दुर्बल रासायनिक बंध। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। एक को कहा जाएगा हाइड्रोजन बंध और दूसरे को कहा जाएगा वान डर वाल बंध। ठीक है, तो हम इसको ध्यान रख लेंगे कौन कौन से रासायनिक बंध है। तो अब रासायनिक बंध यानी आकर्षण को जब हमें पढ़ना है तो सबसे पहले जो है हम ये पढ़ेंगे कि जो आकर्षण डेवलप होता है उस आकर्षण में जो एक सिद्धांत आता है वो ये होता है कि कोई भी परमाणु अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अष्टक नियम। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, अष्टक नियम पढ़ेंगे। और अष्टक नियम दिया था किसने, लुईस और कोसेल नाम के 2 वैज्ञानिकों ने, लुईस और कोसेल, इन दोनों वैज्ञानिकों ने अष्टक नियम दिया था। और ये दोनों ये कहते हैं कि जब भी किसी परमाणु को अपना स्थायित्व प्राप्त करना होता है तो वो 3 काम कर सकता है, या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, या किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, या किसी के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा कर दे। तो इन तीनों ही कामों की वजह से उस परमाणु का जो है स्थायित्व वो बढ़ जाता है। और कोई भी निकाय जो इस ब्रह्मांड में है वो हमेशा क्या चाहता है, स्थायित्व को मेंटेन रखना। और स्थायित्व जब बनता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसने क्या बोला लुईस कोसेल ने कि कोई भी परमाणु जिसका अष्टक पूरा नहीं है वो 3 काम करते हुए या तो इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, या किसी परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर दे, जिससे कि उसका अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक पूरा होने का मतलब है कि अगर किसी परमाणु के S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, P में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, D में 10 हो जाए, या F में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो हम इसे अष्टक पूर्ण की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि या तो किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाए। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम परमाणु है, तो सोडियम के बाह्यतम कोश में विन्यास क्या होता है, 281। ठीक है, अगर आप इसको खोल के भी देखेंगे तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो आपको दिख रहा होगा 2, 8 और ये 1। ठीक है ना, तो 3s1, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर 281। तो अगर अब हम जानते हैं कि सोडियम क्या है, एक धातु है, और धातु की जो आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो कम होता है। इस वजह से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्यागा जा सकता है। तो अगर सोडियम परमाणु को ऊर्जा दी जाए तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये बदल जाएगा Na+ आयन में, सोडियम धन आयन बदल जाएगा। और क्या मुक्त करते हुए, 1 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हुए। अब इसका विन्यास जरा देखिए, 2 और 8। तो बताओ क्या इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया, बिल्कुल कर लिया। तो सोडियम परमाणु ने जब सोडियम आयन का निर्माण किया 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हुए, तो उसने अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो ये आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हुए अष्टक को पूरा करना। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन परमाणु है। अगर फ्लोरीन जो है इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये होता है 2 और 7। अगर आप इसका विन्यास देखो तो ये क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p5, तो 2 और ये 7। अब आपने कहा कि भाई P के अंदर जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो P में अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अष्टक पूरा मान लिया जाएगा। और आप ये जानते हैं फ्लोरीन एक क्या चीज़ है, अधातु है, और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती है। तो अगर मैं फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो इलेक्ट्रॉन देने से ये बदल जाएगा काय में, फ्लोराइड आयन में। कौन सा आयन बदल जाएगा, ये फ्लोराइड आयन बदल जाएगा। और फ्लोराइड आयन में इसका अष्टक क्या हो जाएगा, 2,8। ठीक है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तीसरा जो हमारे पास केस है वो है इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया जाए। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु का विन्यास क्या होता है, 1s1। इसका S कक्षक जो है वो अर्धपूरित है। यदि वो दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा कर ले जिसका भी विन्यास क्या है, 1s1 है, तो इन दोनों ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करवा लिया। और साझा करवाने से इसने क्या बना लिया, H2 अणु बना लिया। क्या मैं इसको H सिंगल बॉन्ड H के रूप में लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन का जो विन्यास है वो क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। तो पहले केस में इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अष्टक का पूर्ण किया गया,
दूसरे में किसी अधातु परमाणु के द्वारा निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन लिए गए जिससे उसका अष्टक पूरा हो गया और रेड आयन बदल गया। तीसरा आपने देखा दो समान परमाणु जो हैं वो अष्टक पूरा करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं और अष्टक की पूर्ति कर लेते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, लुईस कोसेल का अष्टक नियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लुईस कोसेल ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अलग अलग अणुओं की या यौगिकों में जो है ऑक्टेट पूरा करते हुए हम क्या देखेंगे यहाँ पर, क्रॉस डॉट संरचना। जरा देखिए, हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी हमने लिया था यहाँ पर हाइड्रोजन अणु का निर्माण। हाइड्रोजन परमाणु ये रहा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये परमाणु इसके साथ साझा कर ले तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से अगर ये इधर भी साझा कर ले तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि इसने किसका निर्माण कर लिया, H2 अणु का निर्माण कर लिया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम यहाँ बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और क्लोरीन जो है इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके सामने रख लेता हूँ और बाकी के 6 जो है मैं साइड में इस प्रकार से रख लेता हूँ। हाइड्रोजन ने क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया, अष्टक इसका पूरा हो गया। इसी प्रकार से क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो 7 + 1 कितने हो गए, 8। और यानी इसने कौन सा मॉलिक्यूल बना लिया, HCl मॉलिक्यूल बना लिया। इसी प्रकार से एग्जाम्पल 3 को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मान लो हमें यहाँ पर अमोनिया का निर्माण करना है, तो ये नाइट्रोजन परमाणु है। ठीक है, और ये हमारे पास 3 क्या हो गए, हाइड्रोजन परमाणु। आप ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हमने यहाँ रख लिया हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, नाइट्रोजन के पास होते हैं पूरे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है हम इसके सामने रख लेते हैं। ठीक है, अब आप ज़रा देखिए, हाइड्रोजन ने इसके साथ साझा किया तो हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। इसको रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 की। तो इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन ने इन हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लिया, साझा कर लिया। और साझा करने से इसका भी क्या पूरा हो चुका है, अष्टक की पूर्ति हो चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल 4 हम ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O। तो H2O के जब फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसका केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन आप बीच में रखें। ये हाइड्रोजन परमाणु, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ऑक्सीजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। 1s2 2s2 2p4। तो ये बाह्यतम कोश और बाह्यतम के ठीक पहले जो उपांत्य कोश है इनको आप मिला लो। यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है। इनके इलेक्ट्रॉनों को काउंट करो, 4 + 2 कितने हो गए, 6। अष्टक पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है, 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखता हूँ, 1 इधर रखता हूँ और बाकी के 4 में ऊपर नीचे रख लेता हूँ। हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, हाइड्रोजन का अष्टक बिल्कुल पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका भी अष्टक क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6। 7वां इससे है, 8वां इससे है, तो इसका भी क्या पूरा हो चुका है, अष्टक पूरा हो चुका है। तो प्रत्येक परमाणु का यहाँ पर क्या हो गया, अष्टक की पूर्ति हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 जो है मैंने किसका लिया, NaCl का। ठीक है, Na, और ये क्या आ गया हमारे पास, Cl। अभी आपने कहा कि सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, पूरे 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि ये धातु है और ये क्या है, अधातु, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन को लेने से इसका क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा। और इस 1 इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ देने से इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर Na ने 1 इलेक्ट्रॉन देकर के प्लस चार्ज बना लिया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस चार्ज बना लिया, तो इन दोनों का भी क्या पूरा हो चुका है, अष्टक पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल की यहाँ पर रूपरेखा बना लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अष्टक का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लुईस और कोसेल, जिन्होंने कहा कि कोई भी परमाणु अपने स्थायित्व को बनाने रखने के लिए 3 काम करता है, या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, या किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, या किसी से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लुईस कोसेल के नियम को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए।
तो बच्चों अब हमारे पास ये आता है कि जो अष्टक नियम है उसके अपवाद भी हैं क्या? बिल्कुल हैं। कुछ ऐसे अणु या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अष्टक के कक्षक में 8 से कम या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और उस परिस्थिति में वो अष्टक नियम के अपवाद बन जाते हैं, फिर भी वो स्थायित्व रखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो अष्टक नियम के अपवाद में सबसे पहला आता है अष्टक न्यून अणु। आप ध्यान रखना, अष्टक न्यून अणु, इसका मतलब कुछ ऐसे अणु होते हैं जिसके अष्टक में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर भी वो क्या रखते हैं? स्थायित्व रखते हैं। फॉर एग्जांपल BeCl2, BeF2, BCl3, AlCl3, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है बच्चों जहाँ पर उसके अष्टक में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। जरा गौर फरमाइए, ये बेरिलियम परमाणु के बाह्यतम कोष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसको अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यकता कितने की थी? 6 की, लेकिन इसको मिले कितने हैं यहाँ से? 2। तो 2 + 2 कितने हो गए? 4। क्या इसका अष्टक पूरा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर है, इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 फ्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। इसी प्रकार बोरॉन और एल्यूमिनियम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? पूरे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यकता है 5 की, लेकिन देखिए बताइए कितने इनको इलेक्ट्रॉन मिले? 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास? 6। सिमिलरली यहाँ पर भी है, 3 + 3 कितने हो गए? 6। तो ये कुछ ऐसे अणु हैं जिनका अष्टक पूरा नहीं होता, फिर भी वो क्या रखते हैं? स्थायित्व रखते हैं। दूसरा जो हमारे पास आता है इसका अपवाद, वो है अष्टक प्रसार रखने वाले अणु। अष्टक प्रसार रखने वाले अणु, तो कुछ ऐसे अणु होते हैं जो अष्टक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखते हैं और फिर भी वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। फॉर एग्जांपल PCl5, SF6, ICl3, ICl5, ICl7 और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। फॉस्फोरस के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसको अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यकता केवल कितने की थी? 3 की, लेकिन इसको मिले कितने हैं? 5। तो 5 + 5 कितने हो गए? 10। ज़्यादा हो गए। ऐसे ही सल्फर के संयोजी कोष में ऑक्सीजन परिवार का सदस्य है, ऑक्सीजन के अंदर भी संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास भी 6 ही है। आवश्यकता केवल 2 की थी, लेकिन 6 + 6 कितने हो गए? 12। इसी प्रकार आयोडीन, हैलोजन जितने भी होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। इनको 1 की आवश्यकता होती है, तो 7 तो इनके पास थे, लेकिन मिले कितने? 3। 7 और 3 कितने हो गए? 10। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 7 + 5 कितने हो गए? 12। इसी प्रकार यहाँ पे 7 + 7 कितने हो गए? 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन इनके पास हो रहे हैं, फिर भी ये क्या रखते हैं? स्थायित्व रखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल पे हम लोग आ जाते हैं। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो हमारे पास है विषम इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीशीज। विषम इलेक्ट्रॉन रखने वाले अणु या स्पीशीज भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। विषम इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं, विषम संख्या 1, 3, 5, 7। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर विषम इलेक्ट्रॉन है और वो भी अष्टक का क्या है? अपवाद। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कहा जाता है। NO का नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। और ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 5 और 6 कितने हो गए? 11। क्या इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपको विषम दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो दूसरा जो एग्जाम्पल है उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास NO2, ठीक है। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, दूसरे के पास भी 6, 6, 6, 12, 12 और 5 कितने हो गए? 17। तो इसके अंदर भी 1 विषम इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी प्रकार से इसका तीसरा एग्जाम्पल जो है वो भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कि ClO2, क्लोरीन ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसमें ज़रा देखिए, क्लोरीन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने थे? 6, दूसरे के पास भी कितने? 6, 6, 6, 12, 12 और 7 कितने हो गए? 19। तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास? विषम इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आपने देखा कि हमने आज क्या पढ़ लिया? रासायनिक बंध की सामान्य परिभाषा पढ़ ली। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो रासायनिक बंध है उसमें लुईस कोसेल का जो अष्टक नियम है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अष्टक नियम ने कहा कि कोई भी परमाणु तब तक स्थायी नहीं है जब तक उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। और 8 का तात्पर्य है अगर S कक्षक में 2, P कक्षक में 6, D कक्षक में 10 या F कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए
जाए तब हम उसको पूर्ण पूरित या अष्टक पूरित कहते हैं। तो 3 काम करता है, या तो इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, या इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, या किसी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया जाए। लेकिन प्रकृति में यह देखा गया है कि 3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जो ये बताते हैं कि किसी अणु के अंदर परमाणु जो उपस्थित है उसका अष्टक जो है या तो कम हो, या अष्टक जो है वो ज़्यादा हो, या विषम इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाए तो भी वो अष्टक के नियम की पालना नहीं करता, लेकिन फिर भी वो स्थायित्व को रखता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हमने जो क्लास में पढ़ा उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। कल हम इसके एक एक बिंदुओं पर अपना फोकस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। कल वाली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसके आयनिक बंध हैं वो कैसे बनता है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनकी विलेयता को कौन कौन से प्रभावित करेंगे। तो ये हमारी अगली क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जो कि हमारा क्या होगा, आयनिक बंध। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड गुड डे।